Assalamu alaikum dear students, this is Dr. Zahid Nazir in front of you. Dear students, in previous lecture we have discussed the reproduction in case of bacteria, जिसमें हमने डिस्कस किया था फिशन मीन्स बाइनरी फिशन एज वेल एज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन एवोल्यूशन के लिए, वेरिएशन के लिए जीन्स का ट्रांसफर होना या जेनेटिक मटेरियल का सेगमेंट्स ऑफ डीएनए का ट्रांसफर होना लाजमी है। इस प्रोसेस को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। मीन्स ट्रांसफर ऑफ DNA a segment, or we can say that, or genes from one bacterium or one bacteria to another by different process that said to be genetic recombination. जब हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन जिसमें दो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे होते हैं with each other by पिलाई। पिलाई हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेटिव ट्यूब है, इसलिए इसको कॉन्जुगेटिव ट्यूब कहा जाता है कि ये कॉन्जुगेशन में रोल कर रही है। इसमें क्या होता है कि जब सेगमेंट ऑफ डीएनए और जीन्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मुंतकिल होते हैं, ये एज अ ब्रिज का काम कर रही होती है। और जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अपने जीन्स या सेगमेंट ऑफ डीएनए एक्सचेंज करता है वाया पिलाई, किसके जरिए? एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स और जीन्स वाया पिलाई। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये ब्रिज जो बनता है इसे हम नाम देते हैं कॉन्जुगेटिव ब्रिज। ओके, इस प्रोसेस को सबसे पहले जो डिटरमाइन किया था बैक्टीरिया में दो साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड लीडरबर्ग और सेकंड साइंटिस्ट था टैटम। 1946 में इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेटिव ट्यूब के जरिए जीन की एक्सचेंजमेंट होती है या सेगमेंट ऑफ डीएनए एक्सचेंज होते हैं, जिस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया कॉन्जुगेशन का। इसमें दो बैक्टीरिया या दो से ज्यादा बैक्टीरिया भी कभी कभी एक लॉन्ग स्ट्रेन बना रहे होते हैं फॉर द एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट और जीन्स। और नेक्स्ट वन जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो बेटा ट्रांसडक्शन ऐसा प्रोसेस इट इज ड्यू टू द थर्ड पार्टी। इसे सबसे पहले जो डिस्कवर किया था दैट इज टू साइंटिस्ट लीडरबर्ग एंड जेंडर। 1952 में ऑब्जर्व किया गया ट्रांसडक्शन का प्रोसेस बैक्टीरिया में, जिसमें जो थर्ड पार्टी है दैट इज इन्वॉल्व होती, दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड पार्टी एंड दिस थर्ड पार्टी विल बी बैक्टीरियोफेज। बेटा हमने पीछे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था द लैक्टिक साइकिल। सेम प्रोसेस यहां होता है कि जब किसी एक बैक्टीरिया में किसी भी एक बैक्टीरिया में जब
जीनोम इंसर्ट करता है बैक्टीरियोफेज, और ये जीनोम जाके बैक्टीरिया के जो जीनोम है उसे डिसेंटीग्रेड करता है इनटू सिंपलर न्यूक्लियोटाइड्स। ये जीनोम यहां पर आके अटैक करेगा और यहां पर बहुत सारी ये बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करते हुए, बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल करते हुए ये अपना जीनोम और अपनी प्रोटीन तैयार करके बहुत सारी फेजेस बना देता है। ये लाइटिक साइकिल में हम पढ़ चुके हैं चारों स्टेप्स इसके। अब जब बहुत सारी फेजेस बन जाएंगी तो लाइसिस का प्रोसेस होगा और यहां से बहुत सारी T4 फेजेस निकलती हैं, या अगर लाइसोजेनिक साइकिल है तो वो कन्वर्ट होगा लाइटिक में और निकलेंगी बहुत सारी लैम्डा फेजेस। तो इन फेजेस में अब जो प्रीवियस इसके जीनोम के अंदर जो प्रीवियस बैक्टीरिया है इसका जीनोम भी एडेड है क्योंकि उसके न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल किए हैं इसने। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसे कौन इस्तेमाल करेगा? इसे इस्तेमाल करेगा वायरस अपने जीनोम को, ये बैक्टीरियल जीनोम है, बैक्टीरियल जीनोम को बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, वायरल जीनोम को बनाने के लिए, अपने जीनोम को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेगा वायरस। जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया लाइसिस करते हुए नेक्स्ट होस्ट में जाएंगे तो ये नेक्स्ट होस्ट में अपना जीनोम ऐड करेंगे जो क्या कैरी कर रहा है? प्रीवियस बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड कैरी कर रहा है। इसलिए इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन को, अब देखें यहां पर हमने क्या देखा कि बैक्टीरियल जीनोम को लाइसिस किया वायरल जीनोम ने और न्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल करके अपने जीनोम को तैयार किया है। जब अपने जीनोम को तैयार किया तो इस जीनोम के अंदर बैक्टीरियल न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। जब ये इसका साइकिल कंप्लीट हुआ, बैक्टीरियल सेल लाइसिस में गया, लाइसिस ऑफ सेल होगा या लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल कहें, और यहां से निकलने वाले जो बैक्टीरियोफेज है, ये जिसे हम T4 फेजेस कहते हैं, ये फेज जब नेक्स्ट बैक्टीरिया को अटैक करेगा जाके तो वहां अपना जीनोम इंसर्ट करेगा और इस जीनोम के अंदर जो वायरल जीनोम है इसके अंदर पीछे वाले बैक्टीरिया के जीनोम मौजूद है। इस ट्रांसमिशन को हम नाम देते हैं व्हाट इज द ट्रांसडक्शन। देन नेक्स्ट वन प्रोसेस है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कौन से फैक्टर? एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फैक्टर्स में टेम्परेचर भी हो सकता है, पीएच का इफेक्ट भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट भी हो सकता है, एज वेल एज न्यूट्रिशनल इफेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी कॉलोनी के अंदर बैक्टीरिया डाई होना शुरू हो जाते हैं। जब इस कॉलोनी में बैक्टीरिया डाई होना शुरू हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया डाई हो गए, अब इन बैक्टीरिया को ये वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस में ले जाते हैं। फैगोसाइटोसिस यानी ईटिंग प्रोसेस में ले जाएंगे। जब इसको खाएंगे ये बैक्टीरिया तो डाई बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो अलाइव बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, क्योंकि अलाइव बैक्टीरिया ने डेड बैक्टीरिया को खाया है। इस ट्रांसमिशन प्रोसेस को हम नाम देते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे
सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था दैट इज बाय फ्रेड ग्रिफ्थ। फ्रेड ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट था, 1928 में इसने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के जरिए भी जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खाते हैं, डाइड बैक्टीरिया को लाइव बैक्टीरिया खाएंगे तो उसमें जो है वो दीज आर लाइव बैक्टीरिया और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा जीन्स का, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये तो हमारे पास थी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसी तरह जब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से देखा जाए तो इसमें दो ग्रुप्स बनते हैं बैक्टीरिया के, एक है यूजफुल बैक्टीरिया और दूसरे हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूजफुल बैक्टीरिया को, और यूजफुल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि बेनिफिशियल होते हैं फॉर मैनकाइंड के लिए। इन बैक्टीरिया में देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग बैक्टीरिया, फर्टिलिटी इंक्रीजिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। उनमें डीकंपोजर्स जो कि कॉम्प्लेक्सेस को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, एंड सिम्बायोट्स, ये वो बैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये वो बैक्टीरिया है जो कि कॉम्प्लेक्सेस को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स। जब कॉम्प्लेक्सेस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से याद रखिएगा कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी सॉइल में ऐड होते हैं जिन्हें प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं, एज वेल एज दी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आल्सो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया, देन इनटू नाइट्राइट्स, देन इनटू नाइट्रेट्स। तो याद रखिएगा ऐसे बैक्टीरिया भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में रोल करते हैं। और ये याद रखना कि ये एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है इसे इस्तेमाल करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया, देन इनटू नाइट्राइट, देन इनटू नाइट्रेट, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग मिनरल्स, बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग बैक्टीरिया का नाम भी देते हैं, जिसमें तीनों ग्रुप आ गए, डीकंपोजर भी आ गए, क्योंकि ये बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स कॉम्प्लेक्सेस को, इस ह्यूमस को सिंपलर में कन्वर्ट करके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। सिम्बायोट्स आ गए जो कि रूट्स के साथ एसोसिएशन करते हैं प्लांट्स की, और वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रिफिकेशन करते हैं, इन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं नाइट्रीफाइंग, जो अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे इनटू द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन या अमोनिफिकेशन प्रोसेस। ये तमाम बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में रोल करते हैं, इसलिए ये बेनिफिशियल हैं हमारे इकोनॉमिकल व्यू के हवाले से अगर देखा जाए तो। देन नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज द इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, एज वेल एज जो है वो हाइड्स इनटू लेदर
खाल को चमड़े में तब्दील करने के लिए, एज वेल एज राइपनिंग ऑफ टोबैको लीव्स, एज वेल एज हाइड्स इनटू लेदर। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्लूकोज टू अल्कोहल, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। रैपिंग ऑफ टोबैको लीव्स, हाइड्स मिल्क इनटू, याद रखिएगा, और कर्लिंग में या योगर्ट बनाने में, दूध को दही में कन्वर्ट करने में भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। मेनली इंडस्ट्रीज के अंदर हम वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, एज वेल एज जो है दे आर आल्सो यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारी बेकिंग इंडस्ट्रीज में मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है इन्हें। और ये वो जो फैक्टर हैं या साइट्स हैं जिनमें हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट पर्पस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट वन फैक्टर है, दैट इज दी मेडिसिनल बैक्टीरिया। मेडिसिनल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, जो मेडिसिन का सोर्स है, मीन्स दे आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक के हवाले से जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा बहुत सारी एंटीबायोटिक जिसमें सर्ब्टुलिन, जिसमें थायरोथायसिन, जिसमें राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन एक विटामिन है, इट इज अ विटामिन, एंड फ्रॉम क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से लिया जाता है इसको, दिस इज अ विटामिन। इस तरह सर्ब्टुलिन है, थायरोथायसिन है, और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया से ली जाती हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को मेडिसिनल बैक्टीरिया का नाम देते हैं। देन इन दी नेक्स्ट वन कैटेगरी, दैट इज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, or we can say that in biotechnology, बायोटेक्नोलॉजी में कहां इस्तेमाल करते हैं, फॉर आरडीएनए पर्पस, मीन्स रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए, एज वेल एज हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन ऑफ, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? लाइक इंसुलिन बनाने के लिए, एज वेल एज जीएच हार्मोन बनाने के लिए, एज वेल एज बीजीएच हार्मोन बनाने के लिए, एज वेल एज बहुत सारी एंटीबॉडीज को तैयार करने के लिए भी हम, या रेप्लिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। और वो मोस्टली बैक्टीरिया जो एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज इकोलाई बैक्टीरिया। तो इकोलाई बैक्टीरिया का मोस्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट वन फैक्ट है या एस्पेक्ट है, दैट इज दी हार्मफुल। अब हमने देखा यूजफुल में सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग, बल्कि अगर देखा जाए तो इट इज अनदर आल्सो बेनिफिशियलनेस, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया।
एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। बेटा वो बैक्टीरिया जो कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्बीवोरस में कहां होते हैं, हर्बीवोरस की एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। और हर्बीवोरस वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, जिस तरह हमारे पास इन दी हर्बीवोरस एनिमल्स, और उन हर्बीवोरस एनिमल्स में जिस तरह हमारे पास काऊ है, शीप है, डियर है, रैबिट है और बहुत सारे एनिमल्स जिन्हें हम नाम देते हैं हर्बीवोरस। इनकी ये इंटेस्टाइन में होते हैं जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसमें ये प्रोड्यूस करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है एज अ सिम्बायोट्स एसोसिएशन में रह रहे होते हैं। दे प्रोड्यूस सेल्यूलेज एंजाइम, और ये सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है, सेल्यूलोज को कन्वर्ट करता है, मेटाबोलाइज करता है इनटू सक्रोज एज वेल एज इनटू ग्लूकोज में। तो इट मीन्स आपने ये पढ़ा होगा कि सेलुलोज एक पॉली शुगर है, और हमने पीछे पढ़ा है। अब ये इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में सेलुलोज की डाइजेशन नहीं होती। जैसा सेलुलोज हम खाते हैं सब्जियों की सूरत में, प्लांट्स की सूरत में, वैसा ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीटा के जरिए निकल जाता है। लेकिन इन केस ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स, जब ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं तो ये वहां पर ये प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है सेल्यूलेज। और ये सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है, सेलुलोज की डाइजेशन। इसे हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो आपने देखा होगा कि इन केस ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स जो सारा दिन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, घास वगैरह खाते हैं, जो कि रिच होता है विद सेलुलोज, क्योंकि हर प्लांट की हर सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज पर बेस कर रही होती है। तो जब ह्यूज अमाउंट में सेलुलोज होता है तो सेलुलोज को डाइजेशन के लिए नेचर ने इनकी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया रखे हैं, सिम्बायोट्स, जो कि सेलुलोज एंजाइम पैदा करते हैं। इसलिए ऐसे बैक्टीरिया को एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया का नाम देते हैं। अब हम देखेंगे हार्मफुल एस्पेक्ट्स। हार्मफुल बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि डिफरेंट किस्म की डिजीज या डिफरेंट किस्म के लॉसेस प्रोवाइड करते हैं टू मैनकाइंड। इसमें सबसे पहले पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वो एक बैक्टीरिया जो कि एक टॉलरेबल लिमिट तक लॉसेस काज कर रहे होते हैं टू मैनकाइंड, और इन द फॉर्म ऑफ डिजीज ये लॉसेस अपीयर होते हैं, इन्हें कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिन्हें डिजीज काजिंग कहा जाता है, दे काज डिजीज, डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा, इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का होस्ट एनिमल भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी। जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स आर ह्यूमन बीइंग, तो डिफरेंट टाइप की डिजीज हैं जिनमें ट्यूबरक्लोसिस है, जिनमें टेटनस है, जिनमें फूड पॉइजनिंग है, जिनमें नमूनिया है, और बहुत सारी डिजीज हैं जो कि काज होती हैं बाय दी बैक्टीरिया टू मैनकाइंड आर टू एनिमल्स। एंड इन केस ऑफ प्लांट्स देखा जाए तो प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज हैं
तो प्लांट डिजीज में सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, as well as black rot of कैबेज है, कैबेज, इसी तरह फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, पियर एंड एप्पल। आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के वजह से जो लीव्स होते हैं ये सड़ना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू होते हैं, एज वेल एज फ्रूट्स में पियर और एप्पल जो है दे बिकम अफेक्टेड। इस तरह कैबेज में ब्लैक रॉट्स बनते हैं, सिट्रस कैंकर है। इन केस ऑफ लेमन, लेमन और वी कैन से दैट ऑरेंजेस, जिन्हें हम कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस कैंकर काज करते हैं। एज वेल एज और बहुत सारी डिजीज जो कि प्लांट्स में बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। नेक्स्ट है फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया। फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया और फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो कि फूड को फर्मेंटेशन में ले जाते हैं, फर्मेंटाइज करते हैं और पेट्रिफिकेशन में ले जाते हैं और उसे कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं इनटू द अदर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, जिसकी वजह से हमारी जो फूड है अनफिट फॉर कंजप्शन, अनफिट फॉर कंजप्शन, यूटिलाइज नहीं हो सकती और बैड स्मेल देना शुरू कर देती है। हम कहते हैं ये फूड खराब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें जिस तरह हमारे पास राइस है, इस तरह हमारे पास ब्रेड है, इस तरह हमारे पास बहुत सारे सीरियल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें रिच स्टार्च या ग्लूकोज मौजूद होता है। इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, इन्हें स्पॉइल कर देते हैं बाय देयर एक्शन एंड फूड विल बी अनफिट फॉर कंजप्शन। सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एज, इसे हम नाम देते हैं फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास थे हार्मफुल एस्पेक्ट्स, मींस बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स को भी बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं और बहुत सारे टाइप्स की डिजीज काज करते हैं टू मैनकाइंड। ऐसे बैक्टीरिया को फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया या पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे जो डिजीज काजिंग है, और ये हमारे पास हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं बैक्टीरियल कंट्रोल। बैक्टीरियल कंट्रोल, बैक्टीरियल कंट्रोल। याद रखिएगा बहुत सारे बैक्टीरिया मैंने हम बताया आपको कि पैथोजेनिक नेचर हैं और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज काज करते हैं टू एनिमल्स, टू प्लांट्स एज वेल एज टू ह्यूमन बीइंग, और एक टॉलरेबल लेवल लिमिट तक लॉसेस काज करते हैं, डैमेज काज करते हैं, इन्हें कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा या वो बैक्टीरिया जो कि हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी फूड को स्पॉइल करते हैं, हमारे बहुत सारी प्रोडक्ट्स को स्पॉइल करते हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट
prophylactic treatment means by immunization and vaccination, जिसमें हम इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बाय वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन इसे कहते हैं। जब हम वैक्सीन करवाएंगे तो बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं करेगा। इस तरह अफेक्टेड इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट एज वेल एज जो है वो अवेयरनेस मासिस मीन्स हम अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज अवेयरनेस प्रोवाइड करें, एज वेल एज सर्वाइवेलेंस कंडीशंस प्रोवाइड करना, सिस्टम बनाना ताकि बैक्टीरिया से बचा जा सके, एज वेल एज जो है वो क्वारंटाइन ट्रीटमेंट और इंस्पेक्शन। याद रखिएगा, क्वारंटाइन इंस्पेक्शन इसे कहते हैं जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो हमारे जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं या हमारे जो जितनी भी बंदरगाहें वगैरह होती हैं, अगर जो है वो बहरी रास्ते से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो हम लोग उसको इंस्पेक्शन करते हैं, आया कि बाहर से आने वाली प्रोडक्ट अफेक्टेड है तो हम उसे वापस डिपोर्ट कर देते हैं, ताकि किसी भी किस्म की डिजीज़, कोई भी ऐसी डिजीज़ जो कि हमारे कंट्री में या हमारे जो इलाके में ना आ सके, तो उस ट्रीटमेंट को हम क्वारंटाइन ट्रीटमेंट या इंस्पेक्शन का नाम देते हैं। सर्वाइवेलेंस कंडीशन होनी चाहिए, अबाउट डिजीज एंड लॉसेस अवेयरनेस होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के जरिए प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अफेक्टेड इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाए, एज वेल एज याद रखिएगा कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है या अफेक्टेड गुड्स हैं या अफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें स्टेरिलाइज किया जाए, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में हम याद रखिएगा हीट ट्रीटमेंट करते हैं गुड्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की, ताकि बैक्टीरिया या अदर पैथोजीन ट्रांसफर ना हो, बाय हीट एज वेल एज बाय दी अल्ट्रा वायलेट लाइट के जरिए भी। इसलिए स्ट्रीम्स यानी भाप के जरिए भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो है फिजिकल मेथड्स, इन्हें कहते हैं फिजिकल मेथड्स। या फिर अगर बैक्टीरिया को हमने कंट्रोल करना है तो हम केमिकल मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, और केमिकल मेथड में याद रखिएगा हम इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक्स, जिसमें हमारे पास डिटोल वगैरह आते हैं, फिनाइल वगैरह आती हैं, एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो ऐसे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को हम केमिकल मेथड कहते हैं। फिजिकल मेथड में हीट, अल्ट्रावायलेट लाइट, स्ट्रीम एज वेल एज लाइट ट्रीटमेंट, टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो ये हमारे पास वो मेथड है जिससे हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज को जो कि टॉलरेबल लिमिट तक इन्फेक्शन है या लॉसेस काज करते हैं टू मैनकाइंड। बाय यूजिंग दीज मेथड्स, बाय यूजिंग दीज ways we can control the bacteria, or we can say that the infection of bacteria and the losses of bacteria. In the next lecture inshallah we will discuss about the use of antibiotics and then cyanobacteria. Thanks. In this lecture we will discuss about the use and misuse of antibiotics. Use and misuse of
एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक का यूज और मिसयूज। सबसे पहले हम यूज ऑफ एंटीबायोटिक देखेंगे। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, डिस्कवरी एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक। हमने देखा था कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन, और जिसे ऑब्टेन किया गया था, ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, जिस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हम पीछे पढ़ चुके हैं, कहां से ली गई, पेनिसिलियम नोटेटम। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम से ली गई, जो कि एक फंगस है जिनका ताल्लुक ड्यूटेरोमाइकोटा ग्रुप से है, पेनिसिलियम नोटेटम। और फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। जिस तरह नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, जिस तरह हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, इसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन है, जिसमें सबट्यूलिन है, जिसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की अदर क्लोरिलिन है, और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स। अब ये तो थी फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, जिसके सोर्सेज बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी है, और बहुत सारे अदर एल्गीज भी इसका सोर्स हो सकती हैं, प्लांट्स भी सोर्स हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि दीज एंटीबायोटिक यूज टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किस्म के, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं, फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरिया और पैथोजीन। किसी भी पैथोजीन या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या इन्फेक्शन को, या फिर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सी डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स का। चाहे वो डिजीज नमूनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हैं जिन्हें कंट्रोल, टेटनस है या अदर डिजीज जिन्हें कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह टाइफाइड, नमूनिया एज वेल एज ट्यूबरक्लोसिस, ये मोस्ट कॉमन डिजीज हैं जो कि बैक्टीरियाई की वजह से हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले एंटीबायोटिक का जो एक्शन हम देखते हैं, तो जो एंटीबायोटिक है इसका जो टारगेट होता है, टारगेट्स दी सेल वॉल, ये बैक्टीरिया की या अदर किसी भी पैथोजन की सेल वॉल, देन उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बायोसेंसिस ऑफ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को अफेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका टारगेट क्या होता है? इनका टारगेट पैथोजीन की या बैक्टीरिया की सेल वॉल, इसकी सेल मेम्ब्रेन को डिजेनरेट करना,
और जो बायोसेंसिस प्रोसेस है इसमें प्रोटीन्स एंड इंजाइम्स, बैक्टीरिया की इंजाइम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को खत्म करना, न्यूक्लिक एसिड को टारगेट बनाना, न्यूक्लिक एसिड को डिजेनरेट करना, किसका काम होता है? एंटीबायोटिक्स का। ये एंटीबायोटिक टारगेट बना रही है किस किस को? बैक्टीरिया के इन कंपोनेंट्स को, स्पेशली बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक फैक्ट्री को टारगेट बनाती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं और इंफेक्शन या डिजीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आना शुरू होती है। इसलिए इसको ट्रीटमेंट काउंट करते हैं हम लोग। तो एंटीबायोटिक हम ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो टारगेटेड पैथोजीन की जो बायोकेमिकल फैक्ट्री है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये तो था यूज कि ये बैक्टीरिया को या अदर पैथोजीन को किस तरह कंट्रोल करेंगे। ये बैक्टीरियल सेल के इन कंपोनेंट्स को और बायोसेंसिस को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिसइंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से इंफेक्शन ट्रीटमेंट होती है, इंफेक्शन कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मिसयूज की, तो बहुत सारे हमारे पास मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। याद रखिएगा, अगर किसी भी पेशेंट में एंटीबायोटिक्स का मिसयूज हो जाए तो डिफरेंट किस्म के साइड इफेक्ट सामने आते हैं, जिनमें अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं मिसयूज और देखते हैं इसके इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट आते हैं। अब मिसयूज्ड एंटीबायोटिक, जैसा कि पेनिसिलिन, अगर हम पेनिसिलिन का मिसयूज करें तो क्या होगा? एलर्जेटिक रिएक्शन होते हैं बॉडी पे, हमारे ब्लड के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन का अगर मिसयूज किया जाए तो याद रखिएगा ये डेफनेस काज करता है, पर्सन डेफनेस में चला जाएगा। एज वेल एज जो है वो मीन्स ऑडिटरी अफेक्ट्स होंगे, जो सुनने की समात, आपकी कुव्वत समात अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। सिंधी में चवंदा है बोड़ो थी वेंदो पर्सन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन है टेट्रासाइक्लिन है या नियोमाइसिन है। इसका अगर मिसयूज किया जाए तो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, याद रखिएगा टीथ के ऊपर परमानेंट निशानात बन जाते हैं, डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है। दैट इज दी ड्यू टू द मिसयूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड नियोमाइसिन। सिप्टोमाइसिन डेफनेस काज करेगी, ऑडिटरी इफेक्ट काज करेगी, एज वेल एज मेंटल रिटार्डेशन का इफेक्ट भी हो सकता है, और मेमोरियल इफेक्ट भी हो सकता है, इसकी वजह से मेमोरी भी इफेक्ट होगी। मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ऑडिटरी इफेक्ट हो सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हो जाएगी, बच्चों में खास तौर पर यह देखने में आता है, और पेनिसिलिन के मिसयूज से एलर्जेटिक रिएक्शन। इस तरह डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के ऊपर अगर उसका मिसयूज किया जाए तो बहुत सारे इफेक्ट छोड़ती है, इसलिए मिसयूज से भी अवेयर रहना चाहिए। और यूज में हमने देखा कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये टारगेटेड जो पैथोजीन होता है इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और बायोसेंसिस ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो पैथोजीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है। जिस अमल को हम नाम देते हैं ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। ये तो थे हमारे पास दी यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में। आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़िएगा, वही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको इन डिटेल फर्स्ट लेक्चर में दी थी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में। अब हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया
याद रखिएगा जब हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बाय नेचर वाइज देखा जाए तो दे आर प्रोकैरियोट्स। क्या है? प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर है। इनका हैबिटेट देखा जाए तो ये एक्वेटिक्स हैं, एक्वेटिक्स, फ्रेश एंड मैरीन वाटर दोनों में, दोनों किस्म के एनवायरनमेंट में सरवाइव करती हैं। यूनिसेलुलर हैं लेकिन इनमें कोलोनियल फॉर्म भी हो सकती हैं, कोलोनियल फॉर्म्स मोस्टली नजर आती हैं हमें, लेकिन यूनिसेलुलर है। इनकी स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो इनका जो सेल होता है उसका जो इनर मटेरियल है, इनर प्रोटोप्लाज्म, उससे कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म, और आउटर जो है दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लाज्म। अगर हम साइनोबैक्टीरियल सेल की स्टडी करें और इसके ऊपर डबल लेयर्ड सेल वॉल होती है, व्हाट कॉल्ड, इट इज द डबल लेयर्ड सेल वॉल। क्या होगी? थिक एंड डबल लेयर्ड वॉल है। डबल लेयर्ड सेल वॉल है जिसके अंदर मौजूद होता है सेल्यूलोज, जो कि एक पॉलीशुगर है। सेल्यूलोज मौजूद होता है, डबल लेयर्ड वॉल है। सेंट्रोप्लाज्म जो कि क्लियर रीजन होता है, कलरलेस रीजन होता है, लेकिन जो क्रोमोप्लाज्म आउटर रीजन है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये रीजन पेगमेंटेड रीजन कहलाता है, पेगमेंटेड प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए इसको क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स। ओके, और पिगमेंट्स में कैरोटीन, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, फाइकोकाइनिन है, फाइकोअरेथ्रिन है, फाइकोबिलिन है, और बहुत सारे कलरेशन होती हैं, इसलिए इस रीजन को हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। और इसी कलरेशन की वजह से याद रखिएगा जो एल्गीज होती हैं, एल्गीज में बी नॉट ओनली ब्लू ग्रीन, इट इज मे बी सिल्वरी कलर, सिल्वरी, as well as brownish, as well as reddish, as well as yellowish color, और डिफरेंट कलर्स होते हैं ड्यू टू द पिगमेंट्स। जो कलर डोमिनेंट पिगमेंट होगा वैसी कलरेशन होती है। मोस्टली ब्लूइश ग्रीन होती है, इसलिए इसको हम ब्लूइश ग्रीनिश एल्गी का नाम देते हैं। क्रोमोप्लाज्म है। अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है दैट इज एब्सेंट, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय दी हार्मोगोनिया, बाय दी इकाइनिड्स, इकाइनिड्स है, हार्मोगोनिया है, फ्रेगमेंटेशन भी होती है, और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनमें
जिनके जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास आती है दैट इज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि नॉस्टॉक जो है, अब ये कॉलोनियल फॉर्म में भी है, तो इस तरह बहुत सारे साइनोबैक्टीरियल सेल अरेंज होते हैं और वो बनाते हैं दी नॉस्टॉक फिलामेंट्स। लेकिन यहां पर एक सिस्ट मासेस होते हैं, इससे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का नाम देते हैं। दीज आर दी साइनोबैक्टीरियल सेल्स, और ये पूरा एक स्टॉक बनाते हैं जिसे नॉस्टॉक फिलामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्टॉक फिलामेंट्स। अब इस नॉस्टॉक फिलामेंट के अंदर हेट्रोसिस्ट मौजूद है, और हेट्रोसिस्ट का काम होता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। याद रखिएगा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करना, और एज वेल एज दी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन गैस, एज वेल एज सेंसेस ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की सेंसाइजेशन में, अमीनो एसिड की सेंसाइजेशन में भी हेट्रोसिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये प्रोटीन सेंसाइजेशन और न्यूक्लिक एसिड सेंसाइजेशन की फैक्ट्री कहलाती है, और यहां से प्रोटीन सेंसाइज होकर डिफ्यूज होती टू दी सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और ये एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर, डिफरेंट इंटरवल्स में मौजूद होते हैं नॉस्टॉक फिलामेंट्स के अंदर, और एज वेल एज इनका फंक्शन जो होता है वो हार्मोगोनिया फॉर्मेशन में भी होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये तो नॉस्टॉक फिलामेंट था। जब बहुत सारे फिलामेंट्स आपस में इंटरट्वाइन होते हैं तो एक बॉल लाइक मासेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनोबियम। साइनोबियम का नाम देते हैं। अब साइनोबियम क्या है? मासेस ऑफ फिलामेंट्स। जब बहुत सारे फिलामेंट्स मिलते हैं तो एक बॉल लाइक मासेस बनाते हैं, तो इंटरविन मासेस जो होते हैं फिलामेंट्स के, दैट इज कॉल्ड साइनोबियम। अक्सर आप देखें तो आपको साइनोबियम या नॉस्टॉक फिलामेंट्स किसी भी फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में ऑब्जर्व कर सकते हैं आप इसको, और जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसको साइनोबियम कहते हैं। अब हमने देखना है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और हम पीछे पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ दी नॉस्टॉक। रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो सेक्सुअल तो होता नहीं है, एसेक्सुअल मेथड है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्मोगोनिया। याद रखिएगा, हार्मोगोनिया ऐसा प्रोसेस जिसमें जो दो हेट्रोसिस्ट हैं इनके दरमियान से सेक्शन ब्रेक होता है। अब यहां पर देखें, ये दो हेट्रोसिस्ट हैं एंड दिस इज आल्सो हेट्रोसिस्ट। इन दोनों के दरमियान वाला रीजन ब्रेक हो जाएगा, और इस रीजन को हम नाम देंगे, इस फ्रेगमेंट को हम नाम देंगे हार्मोगोनिया। क्या नाम देते हैं? हार्मोगोनिया। अब ये हार्मोगोनिया आगे चल के जब डेवलप होगा तो ये दोबारा फिर एक नॉस्टॉक फिलामेंट में चेंज हो जाता है बाय डेवलपिंग देयर हेट्रोसिस्ट्स इन द डिफरेंट इंटरवल, दैट इज कॉल्ड हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉस्टॉक फिलामेंट किसी भी इंटरवल से ब्रेक हो जाएगा। नाइदर इट इज इररिस्पेक्टिव टू द पोजीशन ऑफ द हेट्रोसिस्ट, किसी भी रीजन से ब्रेक होता है, और हर एक फ्रेगमेंट, दिस इज द फ्रेगमेंट, इस तरह बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन रहे होते हैं, और हर फ्रेगमेंट आगे चल के
क्या बना देता है, न्यू नॉस्टॉक फिलामेंट्स तैयार कर देगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। इट इज आल्सो एसेक्सुअल मेथड। लेकिन जब हम बात करते हैं इकाइनिड्स, तो इकाइनिड्स में ये दोनों कब होती हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी टाइप है रिप्रोडक्शन की इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फेवरेबल कंडीशन में होती हैं। फेवरेबल कंडीशंस होंगी। अब इन फेवरेबल कंडीशन में हार्मोगोनियन फ्रेगमेंटेशन होती है, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज साइनोबैक्टीरियल सेल, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है, या ये कॉन्स्ट्रिक्ट होकर एक मासिस बना देता है एक्टिव प्रोटोप्लाज्म का, जिसके अराउंड डबल थिक लेयर बन जाती है। एक बन जाती है एक्सोस्पोरियम और दूसरे का नाम देते हैं एंडोस्पोरियम। दो कवरिंग्स बन जाती हैं इस लाइव प्रोटोप्लाज्म के अराउंड। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी, एट रिटर्निंग फेवरेबल कंडीशन, ये वॉल लाइसिस हो जाएगी, एक्सोस्पोरियम रप्चर होगा और एंडोस्पोरियम एक्टिव प्रोटोप्लाज्म के साथ बाहर निकलेगा, एंड इट विल बी देन डेवलप इनटू द न्यू नॉस्टॉक सेल। इसमें क्या होगा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन तो इसने अपने प्रोटोप्लाज्म को जिंदा रखने के लिए स्पोरिया बना दिए, स्पोर बना दिए एक्टिव प्रोटोप्लाज्म के अराउंड, थिक वॉल बना दी, एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। जैसी कंडीशन फेवरेबल दोबारा आ गई, एक्सोस्पोरियम रप्चर होगा और यहां से स्पोर निकलेगा, जिसे हम कहेंगे इकाइनिड्स। दिस इज कॉल्ड इकाइनिड्स। ये इकाइनिड जो है, इट विल बी फर्दर डेवलप इनटू अंडर फेवरेबल कंडीशन इनटू द न्यू नॉस्टॉक। दिस इज द न्यू नॉस्टॉक फिलामेंट। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इकाइनिड्स। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने प्रोटोप्लाज्म में एक सिस्ट मास बनाता है एक्टिव प्रोटोप्लाज्म का, उसके अराउंड सिक्रेट करता है दो लेयर्स, इसे एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम कहते हैं। इसकी रप्चरिंग से इकाइनिड बाहर आएगा अंडर फेवरेबल कंडीशन और डेवलप होगा एंड डिवाइड होते हुए नॉस्टॉक न्यू फिलामेंट बना देता है। इसे हम नाम देते हैं इकाइनिड्स। याद रखना, इट इज अनफेवरेबल कंडीशन। यहां क्वेश्चन आपके एंटीटेक्स में आ चुका है कि वो कौन सी टाइप है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, और जो इकाइनिड्स हैं इसके अंदर ऊपर कौन सी लेयर्स होती है, एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। एंडोस्पोरियम इनर होती है और बाहर वाली एक्सोस्पोरियम होती है। अब अगर हम देखें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से देखें, इन केस ऑफ नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना एक ऐसी स्पीशी है बिलोग्रीन एल्गी की जो मोस्ट कॉमन है। इसका काम इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं नॉस्टॉक्स, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, एज वेल एज दी फ्लोरिश ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को फ्लोरिश बनाने में बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर फोटोसेंसिस के लिए। और याद रखिएगा, जो फोटोसेंसिस का अमल होता है, 95% जो फोटोसेंसिस होता है इस यूनिवर्स में, दैट इज बाय द साइनोबैक्टीरिया और एल्गीज, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गीज। एल्गीज में सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस का प्रोसेस होता है, अप टू 90%। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट को फ्लोरिश कर रहे हैं, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। आल्सो यूज इन दी आर्टिफिशियल
फर्टिलाइजर्स इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनाने में इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट को फ्लोरिश करने में बहुत बड़ा रोल है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो पॉल्यूशन होती है उसे कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, एज वेल एज बाय नाइट्रिफिकेशन, बाय एमोनिफिकेशन प्रोसेस, बाय स्पेशली बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब इनके पास रिच नाइट्रोजन होता है, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, और इन्हें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनाने में हमारी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज ब्रीफ अबाउट दी चैप्टर नंबर 6 हमने ओवर कर दिया। दिस इज अबाउट दी साइनोबैक्टीरिया एंड फैक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया along with their reproduction and economical importance. In the next lecture, inshallah, we will start new chapter